नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए एक एक करके हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मुख गुहिका यानी बकल कैविटी मानव खाली जगह तंत्र का एक हिस्सा है। मुख गुहिका मतलब मुख गुहा। तो मुख गुहा किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र का। तो मुख गुहा पाचन तंत्र का हिस्सा है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक पाचन ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। यानी पाचन तंत्र के दो हिस्से हैं, आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथि। आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका है जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। इमेज में देख सकते हैं कि मुख गुहा से आहार नल की शुरुआत होती है यहां से, और ये देखिए कहां तक फैली हुई। देखिए ये यहां से चल रही है, ये सब ये आहार नल का भाग है। देखिए पूरा घुमावदार है ना। तो आहार नल एक लंबी कुंडलित नलिका है जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक यहाँ तक आती है। यही है मल द्वार। तो यहाँ से शुरू होती है आहार नल और यहाँ तक आती है। इसी को बोलते हैं गुदा, या इसको बोलते हैं मल द्वार, गुदा द्वार। स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है तो इसमें दिख जाएगा लिखा हुआ है ना। मुख गुहा से आहार नल शुरू होता है, कहाँ तक आती है? मल द्वार तक। मुख गुहा से मल द्वार तक आहार नल की लंबाई लगभग 9 मीटर है। आहार नल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। 9 मीटर, लगभग 9 मीटर आहार नल की लंबाई है। मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक आहार नल के कई भाग हैं, है ना। जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। देखिए मुख गुहा, उसके बाद यहाँ पे ग्रसनी है। ये लंबा जो दिख रहे हैं पाइप की तरह वो ग्रास नली है, ये वाला ग्रास नली। ये अमाशय है। इसके बाद ये जो कुंडली संरचना बीच वाली छोटी आंत, फिर यहाँ से बड़ी आंत और लास्ट में मल द्वार। और यकृत, ये जो है ये है यकृत, और ये जो दिख रहा है बीच वाला भाग ये अग्न्याशय। तो यकृत और अग्न्याशय जो है सहायक पाचक ग्रंथियां है। तो आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र। प्रश्न हमारे पास क्या है कि मुख गुहा किसका भाग है? तो पाचन तंत्र का भाग है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न ये रहे, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, यहाँ पे तो नहीं, ग्रुप डी में नहीं पूछा, मतलब पूछा हुआ प्रश्न रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी में प्रश्न अगर रहे कि निम्नलिखित में से कौन आहार नाल के भाग नहीं है। आहार नल, पाचन तंत्र और आहार नल दोनों से प्रश्न आते हैं। अगर आहार नल बोले तो सिर्फ ए वाला भाग आएगा, एक हट जाएगा, ये सहायक पाचक ग्रंथियां है। अब पाचन तंत्र कहेगा तो दोनों आ जाएंगे। जैसे प्रश्न रहे, चार विकल्प रहे कि अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत, इनमें से कौन आहार नाल के भाग नहीं है? तो यकृत आहार नाल का भाग नहीं होगा, लेकिन पाचन तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र में सब आ जाएंगे, लेकिन आहार नाल सिर्फ बोलेगा तो ये दोनों हट जाएगा, यकृत और अग्न्याशय, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचान। अवशोषण स्वागीकरण से पहले, अच्छा ये देख लीजिए कि भोजन के पाचन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो 5 अवस्था से होकर गुजरती है। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग, ये भोजन के पाचन की अवस्था है। और एक के बाद एक क्रम है ना। सबसे पहले अंतग्रहण। अंतग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह में लेना। जैसे थाली में भोजन है तो वो हमारे शरीर में आके पचे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले खाएंगे। तो भोजन को मुंह में लेना ही क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है, अंतग्रहण कहलाता है। अब अंत शरीर में आ गया भोजन तो अब पचेगा, है ना। पचना का मतलब जटिल पोषक तत्व तो सरल रूप में टूटते हैं। तो अंतग्रहण सबसे पहले होता है, उसके बाद पाचन। पाचन हो गया यानी जटिल पोषक तत्व सरल रूप में बदल गए। तो फिर अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब शरीर की कोशिकाएं जो है उस सरल जो पोषक तत्व उसको अवशोषित कर लेंगे। अब अवशोषण हो गया तो उसी अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। यानी शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों का विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। और अंत में जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे मल परित्याग कहते हैं। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था से गुजरती है, जो कि एक क्रम है। क्रम याद रखिएगा जरूर, है ना। यही क्रम से ही प्रश्न पूछा हुआ है ना। कह रहा है कि अवशोषण स्वांगीकरण से पहले होता है। सही है, सही है। देखिए अवशोषण क्या है? स्वांगीकरण से पहले है। और उसके बाद क्या कह रहा है? लेकिन पाचन के बाद होता है। हाँ, पाचन होगा उसके बाद ही अवशोषण होगा।
सही है। हमें क्या चुनना है, गलत चुनना है ना, तो हमें गलत चुनना है। इसके बाद लिखा है स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले होता है। स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले, अंतर्ग्रहण से तो पहले कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अंतर्ग्रहण पाचन का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है। अंतर्ग्रहण उसके बाद पाचन होता है, पाचन अंतर्ग्रहण से पहले कुछ नहीं होगा। यही गलत है, गलत ही हमको चुनना था, बाकी सब सही होगा। पाचन निष्कासन, निष्कासन मतलब मल परित्याग से पहले, लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद। सही है, पाचन जो होता है अंतर्ग्रहण से, अंतर्ग्रहण के बाद और मल परित्याग से पहले, देखिए है ना। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला क्या है कि स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतर्ग्रहण के बाद होते हैं। हाँ, अंतर्ग्रहण के बाद दोनों होते हैं, है ना। अंतर्ग्रहण सबसे पहले होता है, उसके बाद अवशोषण स्वांगीकरण उसके बाद, है ना। तो विकल्प कौन सा सही हो गया, बी, क्योंकि हमें गलत चुनना था, है ना। अब ये जो है ना, ये क्लास जो लिए हैं पाचन तंत्र पे, उसका पीडीएफ का एक पेज है ना। अगर आप चाहें तो पाचन तंत्र का एक हम क्लास लिए हुए हैं, 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो आप देख सकते हैं, सर्च कर ले सकते हैं। अगर देखने के मन तो डाइजेस्टिव सिस्टम बाय प्रिंस योगी, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। बहरहाल अभी हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लार ग्रंथि से खाली जगह एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मुंह में, है ना, माउथ में लार ग्रंथि पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है, लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है। लार में 99% जल होता है, लार में 99% क्या है, जल है, 99% जल, और 1% एंजाइम पाया जाता है, 1% एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम 1%। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो 2 एंजाइम है मुख्य रूप से, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, इसी को कहते हैं टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन नाम सुने ही होंगे आप, टाइलिन, लार एमाइलेज को ही टाइलिन कहते हैं। और एक एंजाइम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, लार एमाइलेज और लाइसोजाइम। यही लार एमाइलेज स्टार्च का पाचन करते हैं। जो भोजन हम लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, उसका पाचन लार एमाइलेज ही करता है। और ये लार एमाइलेज स्टार्च को किसको में तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को ये लार एमाइलेज तोड़ता है तो बदल जाता है स्टार्च माल्टोज में, यानी टाइलिन यानी लार एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइसोजाइम भोजन का पाचन नहीं करता है, ये भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, पाचन में इसकी कोई भूमिका नहीं। तो प्रश्न क्या था कि लार ग्रंथि से खाली जगह एंजाइम स्रावित होता है, तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम, लार एमाइलेज, एमाइलेज, है ना। ट्रिप्सिन, इस पर हम बात करेंगे, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये जो 2 एंजाइम है, ये स्रावित होता है अग्न्याशय से, पैनक्रियाज के द्वारा। और पेप्सिन स्रावित होता है जठर ग्रंथि के द्वारा, जो कि अमाशय में पाया जाता है। ये हम आगे प्रश्न है इनसे जुड़ा हुआ, तो वहीं पे समझा देंगे, है ना। ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेप्सिन आगे प्रश्न है, तो उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है, बोला कि टाइलिन एंजाइम कौन स्रावित करता है। अभी तो बात की कि लार एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, है ना। कौन स्रावित करता है, लार ग्रंथि स्रावित करता है, लार ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं, लार में पाया जाने वाले एंजाइम कौन सा है। तो लार में 2 एंजाइम हमने बात की, लार एमाइलेज, लाइसोजाइम। तो लार अच्छा, दोनों विकल्प में दिया है, लार एमाइलेज भी दिया हुआ, लाइसोजाइम भी दिया हुआ। तो अगर हम एक उसमें चुने तो हम एमाइलेज को चुनेंगे, क्योंकि भोजन का पाचन यही करता है, ठीक है। लाइसोजाइम भोजन का पाचन नहीं करता, वो सुरक्षा प्रदान करता है हानिकारक जीवाणुओं से। तो बी ऑप्शन, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम, बाकी हम अभी बात की कि लाइपेज और ट्रिप्सिन पर बात करेंगे, है ना। तो उस पर हम आगे प्रश्न है, उस पर उसी के साथ बात कर लेंगे, आगे प्रश्न है उस पर। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, ये तो बात कर लिए ना, हाँ बात कर लिए ना। लाइपेज
अच्छा इस पे नहीं बात किए थे, लाइपेज, सॉरी एमाइलेज, गलत कर दी, एमाइलेज, लार एमाइलेज ना, कहाँ है एमाइलेज, लार एमाइलेज, दो प्रश्न है ना, ये था कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, यही प्रश्न ये है ना, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, हाँ एमाइलेज, ठीक है, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज खाली जगह के पाचन में मदद करता है। तो लार एमाइलेज किसका पाचन किया, मैंने बताया लार एमाइलेज स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में, है ना, तो स्टार्च का पाचन करता है। तो लार एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करेगा, है ना, वो अभी हम बात करेंगे। लिपिड जो वसा है उसका पाचन लाइपेज करेगा, वो भी प्रश्न है तो साथ में आ जाएगा, ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है ना, ट्रिप्सिन भी करता है, लेकिन स्थान अलग अलग होता है, एक अमाशय में करता है तो एक छोटी आंत में करता है, इसलिए वहां साथ में प्रश्न है, वहीं पे देख लेंगे इसको, आगे है प्रश्न से पेप्सिन और ट्रिप्सिन। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में विघटित कर देता है, तो स्टार्च का पाचन कौन करता है, कौन करता है, लार एमाइलेज, है ना, लार एमाइलेज। और लार पेप्सिन ट्रिप्सिन तो एंजाइम है, लेकिन लार पेप्सिन कोई एंजाइम नहीं है, पेप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है, लेकिन लार पेप्सिन, लार में कोई पेप्सिन नहीं पाया जाता है, पेप्सिन अलग एंजाइम है, पेप्सिन जठर ग्रंथि में पाया जाता है, जठर रस द्वारा स्रावित होता है, जठर ग्रंथि या जठर रस स्रावित करता है, उसमें पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, लेकिन वो लार नहीं है, लार में कोई ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। फिर ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रिप्सिन एंजाइम है, लार लगा हुआ है, तो लार ट्रिप्सिन कोई एंजाइम नहीं है, लार पेप्सिन कोई एंजाइम नहीं, पेप्सिन कोई है एंजाइम, है ना। तो चलिए, तो क्या था इसमें आंसर, लार एमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग, कह रहा है कि कौन जो है कि भोजन और हवा दोनों के लिए, जैसे हम भोजन करते हैं उसके भी लिए रास्ता भी है, और जो हम सांस लेते हैं उसके लिए भी रास्ता एक ही है, तो वो है ग्रसनी। ग्रसनी जो भोजन और वायु दोनों के लिए समान मार्ग है ना। इस इमेज में देखिए तब बात स्पष्ट होगा, इस इमेज में देखिए, है ना, ये देखिए यहाँ पे है ग्रसनी में, देखिए ये है ग्रसनी, ये देख रहे हैं ना, ये वाला भाग है ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है बढ़िया से तो लिख देते हैं ग्रसनी, है ना, ग्रसनी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहे हैं यहाँ से जो निकल रहा है, तो कलर चेंज कर, ये जो यहाँ से निकल रहा है देखिए, एक इधर रास्ता निकल रहा है देखिए, एक है ना, और एक रास्ता इधर निकल रहा है, एक रास्ता इधर निकल रहा है, सीधे आ रहा है, देखिए दो गो है ना, हाँ, तो ग्रसनी में दो छिद्र है, एक खुलता है, दो छिद्र है, यहाँ पे जो छिद्र है उसको बोलते हैं कंठ द्वार, अब यहाँ पे जो छिद्र है उसको बोलते हैं निगल द्वार। कंठ द्वार खुलता है श्वास नली में, और निगल द्वार खुलता है ग्रास नली में, है ना, तो दो छिद्र है। कंठ द्वार जो है इधर जो तो श्वास नली, उसमें हवा चल जाता है, और भोजन हम जो लेते हैं उधर ग्रास नली में आ जाता है, तो ग्रसनी भोजन आवाज दोनों के लिए समान मार्ग है। एक जो कंठ द्वार है यहाँ पे, कंठ द्वार, इसके पास, इसके सामने एक पतली चपटी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, इसके सामने एक पतली चपटी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जैसे अब इधर आता है हवा, जो हम सांस ले रहे वो जाएगा, इधर भोजन हम लेते वो आएगा, लेकिन भोजन ली है तो भोजन को कैसे पता कि हमको इधर ही जाना, इधर भी तो चल जा सकता है ना, तो कोई तो मैनेज करने वाला होगा ना, तो वो मैनेज करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है यहाँ पे, एपिग्लोटिस, यहाँ पे देखिए एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कैसे करता है इससे समझिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन एपिग्लोटिस, खुला हुआ है, ठीक है, तो ये देखिए यही एपिग्लोटिस अभी खड़ा हुआ है, ऐसे गिरा हुआ नहीं, अभी खड़ा है ऐसे, है ना, यानी खुला हुआ, ओपन है। ओपन है इसका मतलब हम सांस ले रहे हैं, हम जैसे ही भोजन करेंगे या पानी पिएंगे तो एपिग्लोटिस क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी ये कंठ द्वार को बंद कर देगा, अब जो भोजन जो है ग्रास नली में जाएगा, है ना। तो ये देखिए अभी ओपन है, इसका मतलब हम, अब ये सांस एयर जा रहा है, हवा जा रहा है,
लेकिन जैसे हम भोजन ग्रहण करेंगे तो ये एपिग्लोटिस क्या होगा, बंद हो जाएगा। भोजन ग्रहण करें या निगले या पानी पिए, तुरंत एपिग्लोटिस क्या होता है, बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, क्लोज्ड एपिग्लोटिस। क्लोज्ड है इसका मतलब हम उस समय फूड ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं। देखते हैं भोजन निगलते समय या पानी पीते समय आप सांस नहीं ले सकते क्योंकि एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। तो हवा जहाँ पे श्वास नली ट्रैकिया उसमें हवा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ग्रसनी में दो छिद्र है, कंठ द्वार निगल द्वार, एक तरफ से हवा जाता है एक तरफ भोजन जाता है। मैनेज करने के लिए एपिग्लोटिस है, जब भोजन जाएगा तो कंठ द्वार को बंद कर देता है जिससे उसमें श्वास नहीं, हवा ना जाए, भोजन ना जाए। जब हम भोजन नहीं कर रहे होते तो खुल जाता है, आराम से हवा उसमें जाते रहता है श्वास नली में, है ना। कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि भोजन कर रहे हैं और करते करते हंसने लगे हैं, है ना। होता है ना कि 4-5 दोस्त बैठ के खाना खा रहे हैं तो हंसी मजाक होते ही रहता है। या कभी तेज हालिया लिखा है तो सरक गया, समझे ना, सरक गया यानी जो भी दाल चावल खा रहे हो अचानक नाक से मुंह से बाहर निकल गया, नाक से ही निकलता है ना, निकला हुआ कभी, वो कैसे हो जाता है सब समझिए। एपिग्लोटिस क्या करता है, मैनेज करता है कि जब हम भोजन लेंगे तो ये बंद हो जाता है ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए, है ना, सीधे ग्रास नली में निकले। लेकिन आप भोजन लिए, जैसे निकले आप हंसने भी लगे, हंसे तो हवा भी चल गया, है ना। अब ये एपिग्लोटिस कंफ्यूज कर जाते हैं कि बंद करना है कि खुलना है ना, गिरे या बंद खड़े रहे, है ना, दोनों आप काम कर दी ना, हंस गए तो हवा भी हल्का चल गया। तो ये ना ठीक से बंद हो पाता ना ठीक से खुलता है, वो जाके बीच में रुक जाता है, कंफ्यूज याद हो जाता है ना, इसको दिक्कत हो जाता है कि मैसेज ही इसके पास संदेश जो है गलत चल गया। तो ये ठीक से बंद नहीं होता है तो क्या होता है, भोजन के कुछ कण इसमें चल जाता है श्वास नली में। तो श्वास नली तो उसको झेलेगा नहीं क्योंकि श्वास नली तो बना है सांस के लिए, हवा के लिए, उसमें चल जाएगा भोजन। तो श्वास नली तुरंत प्रतिक्रिया करता है और बहुत तेज गति से भोजन के पीछे धकेलता है। जैसे धकेलता है तो भोजन निकलता है वो सीधे ना नाक मुंह से बाहर निकल जाता है ना, दाल चावल जो मुंह में लिए वो सब नाक से आ गए, है ना, बाहर आ गए। तो सरक, उसको क्या बोलते हैं, हाँ सरक गया, है ना, सरका है कभी, सरका होगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ग्रसनी, ध्यान में रखिएगा। चलिए, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। तो पहले तो ये समझ लें कि जठर रस क्या है, गैस्ट्रिक जूस है क्या, है ना। अमाशय के भीतरी दीवार पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है और जठर ग्रंथियां ही जठर रस स्रावित करती है। अमाशय के भीतरी दीवार पे जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां पाई जाती, जठर ग्रंथियां जो है जठर रस गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती, जठर रस स्रावित करती। जठर रस में 3 चीजें होती है मुख्य रूप से, HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम और बलगम। 3 चीजें होता है जठर रस में। बलगम, एंजाइम में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, और एक एंजाइम है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। अब इसको देखिए, ये जो दोनों एंजाइम है दोनों ही एंजाइम निष्क्रिय है। ये जो दोनों एंजाइम है ये दोनों ही एंजाइम क्या है, निष्क्रिय, इनएक्टिव। यही एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करेंगे लेकिन ये अपने मूल रूप में निष्क्रिय होते हैं। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन ये अपने मूल रूप में निष्क्रिय होते हैं। ये सक्रिय तब होते हैं जब ये एसीएल के संपर्क में आते हैं दोनों। जब ये एसीएल के संपर्क में आएगा पेप्सिनोजेन तो ये बदल जाता है पेप्सिन में। अब नाम सुने ना पेप्सिन का, वो अपने मूल रूप में रहता है पेप्सिनोजेन में जो कि निष्क्रिय है। और ये प्रोरेनिन जैसे एसीएल के संपर्क में आता है तो बदल जाता है रेनिन में, रेनिन, प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है। अब यही पेप्सिन जो है प्रोटीन का फिर पाचन करेगा। ये भी प्रोटीन का पाचन करता है लेकिन एक विशेष प्रोटीन का पाचन करता है, वो विशेष प्रोटीन है केसिन। केसिन किसमें पाया जाता है, दूध में, इसलिए केसिन को दूध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं।
असमान किसिन के अतिरिक्त जो भी प्रोटीन है उसका पाचन पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ पाचन करता है? अमाशय में, है ना, जठररस में पाया जाता है पेप्सिन, और ये जो है अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो HCl है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही मजबूत अम्ल है। तो हमारे HCl त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा को भी जला सकता है, तो बहुत ही मजबूत अम्ल है। तो ये अमाशय के अंदर है, तो अमाशय के दीवार को ये जला भी सकता है, लेकिन नहीं जला पाता है क्योंकि बलगम उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, बलगम HCl से अमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है ना। बलगम क्या है? म्यूकस इसका इंग्लिश नाम है। बलगम नेटा समझिए, जो नाक में नेटा है ना, वही एकदम हूबहू वही है ना। वैसे ही नेटा पेट के अंदर रहता है ना। नेटा कई जगह ना, जैसे गला में भी पाया जाता है, नाक में भी है, वही अमाशय में भी है। वो अमाशय के दीवार पे चारों तरफ फैला रहता है, जिसे जो है HCl जो है अमाशय की दीवार को जलाने, यानी बलगम का नाम यह है कि बलगम अमाशय के भीतरी दीवार को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH मान लगभग 1 से 2 है, यानी बहुत ही मजबूत अम्ल है। HCl के कारण जो जठर रस है तो इसकी प्रकृति कैसा हो जाएगा? अम्लीय, क्षारीय है? अम्लीय ना, है ना। तो जठर रस कैसा है? अम्लीय है। क्यों? किसके कारण? जठर रस अम्लीय किसके कारण हो रहा है? HCl के कारण, है ना। एक लाल लिखा रहा है तो एक काला लिखा रहा है। अब की बार ट्राई करते हैं ना तो फिर छोड़ देंगे रेड वाला ही, है ना। अम्लीय हो गया, ट्राई सफल रहा, है ना। अम्लीय, pH मान लगभग 1 से 2, है ना, 1 से 2 है pH में जठरस का, यानी HCl की वजह से ही है ना। तो जठरस क्या है? अम्लीय है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि जठरस में डुबोने पर, पहले ये बताइए कि अम्ल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला को लाल, और क्षार क्या कर देता है? नीला लाल को नीला। ये पढ़े ना लिटमस पत्र का रंग। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखा तो ये अम्ल नहीं दिया था, क्षार नहीं दिया था, लेकिन हम अब पता कर लिए कि यदि से जठरस क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय है तो ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा, यानी pH पेपर जो होगा उसको लाल कर देगा, है ना। तो लाल, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मनुष्य की अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी तो बात की। अमाशय के भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करता है, उसमें HCl पाया जाता है ना। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? देखिए याद रखिए, ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछता है HCl से। प्रश्न पाचन तंत्र का हो और अगर अम्ल के बारे में पूछ रहा है तो आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होगा। या कैसे घुमा के पूछे कि भोजन के पाचन में कौन अम्ल सहयोग करता है, अमाशय में कौन अम्ल होता है, कोई भी किसी भी तरह से पूछे, पाचन तंत्र से प्रश्न है तो HCl ही आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, वही बोल कह रहा है कि कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है अमाशय में? पेप्सिन, है ना। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब HCl तो अभी हम बात की कि क्या करता है वो? HCl जठर रस में ही है। माल्टेज, अभी हम इस पर बात कर लेंगे, है ना। माल्टेज जो है छोटी आंत में, आंत रस में पाया जाता है, छोटी आंत की दीवार से स्रावित होता है, जो कि माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा। अभी हम उस पर बात करेंगे। और ये एंटीरियोकाइनेज जो एंजाइम है ये छोटी आंत में ही स्रावित होता है, छोटी आंत के दीवार से। और ये जो पेप्सिनोजेन जिसे यहाँ पे है ना, अभी हम बात किए, ये पेप्सिनोजेन, पेप्सिन जो है अपने मूल रूप में पेप्सिनोजेन में रहता है, HCl उसको पेप्सिन में बदलता है जो HCl के संपर्क में आता है। उसी तरह से एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो अपने मूल रूप में ट्रिप्सिनोजेन में रहता है, लेकिन जैसी वो जो इसके संपर्क में आता है एंटेरियोकाइनेज एंजाइम के, इसके इस एंजाइम के संपर्क में, तो वो ट्रिप्सिन में बदल जाता है ना। बाकी और आगे हम बात करेंगे माल्टोज के बारे में, समझाएंगे उसको। अब प्रश्न है कि अग्न्याशयी रस में मौजूद रस कौन सा है? अग्न्याशयी। और अग्न्याशयी रस अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है, पहले देख लेते हैं। पैनक्रियाज, अग्न्याशय, अग्नाशय भी लिख सकते हैं, अग्न्याशय भी लिख सकते हैं। ठीक है, अग्न्याशय क्या है?
सहायक पाचक ग्रंथि है ना, बोले थे 2 है, यकृत और अग्न्याशय। तो अग्न्याशय जो है स्रावित करता है अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस। अग्न्याशयी रस में मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं, अग्न्याशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लिखल है इसमें, शायद लिखा होगा। अग्न्याशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अग्न्याशयी जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का और लाइपेज वसा का पाचन करता है। अब ध्यान से सुनिए, अग्न्याशयी रस में 3 एंजाइम है, अग्न्याशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, दूसरा प्रोटीन का, तीसरा वसा का। यानी अग्न्याशयी रस ऐसा रस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी को पचाने वाला एंजाइम है, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, है ना। अब तीनों को देखिए कैसे पाचन करते हैं। अग्न्याशयी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, जो हम लोग देखिए यहाँ पर ये बात को बैठा लीजिएगा, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो बोलते हैं ना कि चावल में कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च की बात हम लोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक समूह का नाम है। जैसे हम बोले फल, तो फल एक समूह का नाम है ना, आम भी फल है, केला भी फल है, अमरूद भी फल है, ये अलग अलग फल है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट एक समूह का नाम है। जैसे हम लोग जो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वो मुख्य रूप से स्टार्च, जैसे जानवर हैं तो पेड़ पौधा के पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, तो उसे पाया जाता है सेलुलोज, तो उनके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट वो मुख्य रूप से सेलुलोज है। हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से स्टार्च होता है ना। जिसे हम बोले कार्बोहाइड्रेट तो मतलब स्टार्च, है ना। तो अग्न्याशयी एमाइलेज स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में। और एक और एमाइलेज भी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, याद है कौन, लार एमाइलेज, बोले थे ना जो मुंह में लार ग्रंथियां स्रावित किया था, तो स्टार्च को माल्टोज में बदला था। लेकिन उस भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च को ही माल्टोज में बदलता है, शेष लगभग 70% जो बच जाता है वो अग्न्याशयी एमाइलेज छोटी आंत में भोजन स्टार्च को तोड़ता है। तो स्टार्च को माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, अब यहाँ पे प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन्स। अभी क्या है प्रोटियोज, पेप्टोन्स, ये जो है पेप्सिन, अभी हम बात किए थे ना कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन हाँ प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये जो है पेप्सिन प्रोटीन को जब तोड़ता है तो प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो प्रोटियोज और पेप्टोन्स क्या है, प्रोटीन का टूटा हुआ रूप है, यानी पूरी तरह से प्रोटीन नहीं टूटा है, हाँ बहुत हद तक तोड़ा, किसने, पेप्सिन ने। तो प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ता है पेप्सिन, है ना। और मान लीजिए प्रोटियोज पेप्टोन्स में तोड़ दिया, थोड़ा बहुत कुछ भी बच गया प्रोटीन जो अपने मूल रूप में ही रह गया, तो उसको भी, तो प्रोटीन को भी, प्रोटियोज को भी, पेप्टोन्स को भी, ये तीनों को ट्रिप्सिन तोड़ देता है, किसमें, डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड में समझ रहे हैं, देखिए स्टार्च मतलब पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का मतलब वो बहुत सारे ग्लूकोज के अणु, तो डाइसेक्राइड यानी दो, यानी माल्टोज जो है यानी अब दो दो ग्लूकोज के अणु बच गए इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। और इसमें प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड होता है, जैसे स्टार्च है पॉलीसेक्राइड तो प्रोटीन होता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे एमिनो अम्ल एक साथ जुड़े हुए हैं, और डाइपेप्टाइड में 2 एमिनो अम्ल जुड़ा है, यानी इसके पर अब एक प्रहार और जरूरी है, एक एंजाइम और काम करेगा तो माल्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ये टूट जाएगा एमिनो अम्ल प्लस एमिनो अम्ल में। पाइसेक्रित वसा को लाइपेज जो है तोड़ देता है तो डाई मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो तीनों का पाचन करने वाला इसमें एंजाइम है, ठीक है। अब ये यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अग्न्याशयी रस में मौजूद खाली जगह एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन, जो कि अब यहाँ पे देखिएगा पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी करता है, लेकिन पेप्सिन करता है, ध्यान में, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। प्रश्न पूछा हुआ ऐसा प्रश्न भी है, हम स्थान लगा के कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन। छोटी आंत में ये जो अग्न्याशयी रस है, ये रस अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, लेकिन कार्य अग्न्याशय में नहीं करता है, वो अग्न्याशय वाहिनी के माध्यम से छोटी आंत में आ जाता है और छोटी आंत में पाचन करता है, ठीक है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है अमाशय में, अमाशय में, अमाशय, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में करता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में, और ये करता है अमाशय, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो प्रोटीन का पाचन किसमें, अम्ल। अब यहाँ पे एमिनो अम्ल में डायरेक्ट तो ये नहीं बदलता है, प्रश्न में लिखा हो तो
खैर हम आंसर देंगे वही ट्रिप्सिन को ही, डाइपेप्टाइड में बदलता है। डायरेक्ट एमिनो अम्ल, अब ई टूटेगा तो एमिनो अम्ल बदलेगा, इसको कोई और एंजाइम तोड़ेगा। लेकिन खैर प्रश्न में है कि आग्नेयाशयी रस में कौन जो है प्रोटीन को तोड़ता है, तो ट्रिप्सिन तोड़ता है। ठीक है, डाइपेप्टाइड में तोड़ा, फिर वो जो है एमिनो अम्ल में टूट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबा भाग, आहार नल का सबसे लंबा भाग है कौन? छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होता है, छोटी आंत की लंबाई। आहार नल की पूरी लंबाई कितना हमने बताया? लगभग 9 मीटर। उसमें से 6 से 7 मीटर खुद छोटी आंत है, यानी आहार नल का सबसे लंबा भाग, आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतुओं की तुलना में अपेक्षाकृत लंबी होती है। यह प्रश्न है कि क्यों होती है? शाकाहारी जो जंतु हैं वे क्या खाते हैं? घास, पेड़ पौधे के पत्तियां, और उसमें पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसको पचाने में अधिक समय लगता है, इसलिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, जबकि मांस को पचाने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अब जैसी प्रश्न आए कि किसमें छोटी आंत लंबी होती है, लंबी, तो सीधे देखना है कि 4 जो विकल्प उसमें शाकाहारी कौन है। छोटी पूछे तो देखिएगा कि उसमें मांसाहारी कौन है, बस। यहाँ प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी, छोटी पूछ रहा है तो हम चुनेंगे चारों में से कौन मांस खाता है, मांसाहारी कौन है। अब देख लेते हैं, गाय, खरगोश, शेर, तो शेर है ना, हो गया आंसर। अब ये मत देखिए कि शेर बड़ा होता है खरगोश छोटा होता है, तो खरगोश में तो छोटा होगा, नहीं नहीं नहीं, आकार से कोई मतलब नहीं है, शाकाहारी मांसाहारी से मतलब है। ठीक है, खरगोश से भी ज्यादा शेर से भी ज्यादा लंबाई होगा खरगोश में, क्योंकि वो शाकाहारी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि वही प्रश्न है लेकिन आपकी पूछ रहा है कि किसमें लंबी होगी, तो लंबी कह रहा है तो सीधे हम देखेंगे कौन शाकाहारी है। देख लीजिए, बाघ तो मांसाहारी, गाय, गाय हो गया आंसर, जैसे मिलेगा शाकाहारी हो गया। उसके बाद मनुष्य, शेर है, मनुष्य तो नॉर्मल हर चीज खाता है ना। अब मनुष्य ने कही कि मनुष्य भी शाकाहारी होता है, मनुष्य घास खाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, नहीं ना। सामान्य दाल चावल ना, दाल चावल तो गाय भी खाती है, वो तो सब कोई खाता है, उसको शेर को भी देंगे तो दाल चावल खाएगा ना। तो जो मांसाहारी है पूरी तरह से, और जो शाकाहारी है उनसे मतलब रखे, जो घास खाते हैं उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान में देखिए, क्या हमने बोला कि क्यों होती है लंबी शाकाहारी में? क्योंकि उनमें सेलुलोज का पाचन करवाना रहता है। यही प्रश्न फिर पूछ दिया कि क्यों होती है, आपकी प्रश्न पूछ दिया कि खाली जगह को पचाने के लिए शाकाहारियों की शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। कह रहा कि किसके पाचन के लिए शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है? सेलुलोज के पाचन के लिए, है ना। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो छोटी आंत के दीवार पे असंख्य छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे अंकुर या विलाई कहते हैं। देखिए, ये छोटी आंत की दीवार, उस पर जो है संख्या उंगली की तरह संरचनाएं पाई जाती है, इसी को कहते हैं विलाई। विलाई नहीं, विलाई, बिलाई मत लिख दीजिएगा, म्याऊं म्याऊं हो जाएगा। अंकुर, इसी को कहते हैं। ठीक है, इसका कार्य है पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करना। अब ये क्या अवशोषण सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा दे रहा ना, ऐसे ऐसे उभर गया तो अपने एरिया को बढ़ा लिया, तो ये अवशोषण सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाकर पचे हुए भोजन से अधिकतम अवशोषण करता है। तो विलाई कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत के दीवार पे पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुर की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई। वही प्रश्न पर यहाँ पे विशेषता पूछ रहा है, तो बस सिंपल हमने क्या बोला, पहले अंकुर कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत के दीवार पर। कैसा है इसकी संरचना? उंगली की तरह पतली संरचना है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, ये अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। यही 3 बात की है ना, बस यही देख लीजिए है क्या क्या। ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई उंगली नुमा संरचना है, सही है। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करते हैं, सही है। हम लोगों ने बोला कि एरिया बढ़ जाएगा उंगली की तरह से उभर गया तो, सही है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते, नहीं छिद्र नहीं होते, है ना। तो क्या चुनना है अब? चौथा क्या है? रक्त केशिकाओं द्वारा भरपूर। हाँ, रक्त केशिकाएं, कोशिका नहीं लिखा है, केशिका, कैपिलरी, इसमें केशिकाएं पाए जाते हैं, केशिका में समझ रहे ना।
वो जो धमनी सिरा एकदम जाके पतले हो जाते हैं ना, जैसे आंख में देखिए, आंख जो पतला पतला होता है ना रेशा की तरह, वही है केसिका, पूरे शरीर में फैला रहता है, हर कोशिका पहुंचने के बाद जो है पतला हो जाता है। तो केसिका से भरपूर होता है, सही है। वही जो है कि पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण भी करता है, केसिका नहीं। तो तीसरा गलत है, बाकी 1 2 4 सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर। निम्न में से कौन सा अंग पीत रस बाइल जूस स्रावित करता है? तो बाइल जूस जो स्रावित करता है वो यकृत करता है। ये यकृत है, ये जो लाल कलर का देखे, लाल भूरे रंग का होता है यकृत। यकृत यानी जो लीवर है, ये पीत रस बाइल जूस स्रावित करता है, और पीत रस जो है पित्ताशय में आकर संग्रहित हो जाता है। ये जो पीत रस स्रावित तो इस नली के माध्यम से जो पीत रस फिना के इसमें संग्रहित हो जाता है, यह पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, इसी में आकर जो है पित्तरस संग्रहित रहता है। पित्ताशय में पित्तरस तब तक संग्रहित रहता है जब तक कि भोजन छोटी आंत में ना आ जाए। जैसी भोजन छोटी आंत में आता है, इस पित्ताशय से पित्त निकलता है और छोटी आंत में आ जाता है, और छोटी आंत में आकर भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन का पाचन नहीं करता है, पाचन में सहायता करता है। कैसे कैसे करता है, से समझिए। तो पित्तरस के क्या क्या कार्य हैं उसको देख लेंगे, तो वही सहायता होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज समझिए, यहाँ पे तो बात स्पष्ट हो गई। कितना नंबर पे हम हैं, उसके बाद 33 नंबर पे है ना। यहाँ एक चीज आप देखिए, यहाँ से एक चीज समझिए, भोजन जो है अमाशय से छोटी आंत में आएगी। मैंने बोला कि पीतरस पित्ताशय में तब तक संग्रहित रहता है जब तक कि भोजन छोटी आंत में ना आ जाए। जैसे भोजन छोटी आंत में आता है तो पीतरस पित्ताशय से निकल के छोटी आंत में आ जाता है और वहां भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब ये है छोटी आंत, ठीक है। ये है अमाशय, ये जो दिख रहा है ये है अमाशय, ठीक है। अमाशय से भोजन आता है छोटी आंत में। अमाशय में हमने बात किया कि एसीएल है, जठरस है, जठरस में एसीएल है। एसीएल के कारण अमाशय में जो भोजन होता है बहुत ही अम्लीय होता है। तो यहाँ से भोजन निकल के फिर आएगा ये छोटी आंत में, तो छोटी आंत में आएगा तो वही अमाशय से ही निकल के आ रहा है। तो छोटी आंत में जो भोजन आएगा वो क्या होगा, वो तो अम्लीय होगा। लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि छोटी आंत में जितने भी एंजाइम काम करते हैं वे सारे ही एंजाइम क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। उनके लिए क्षारीय वातावरण अनुकूल है। तो क्षारीय माध्यम तो कोई होगा प्रदान करेगा, कोई तो हो, तो भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीय माध्यम प्रदान करे, जिसे भोजन के पाचन करने वाले एंजाइम सक्रिय रूप से काम करे छोटी आंत में। वो काम करता है पीतरस, क्योंकि पीतरस क्या होता है, क्षारीय होता है। वो काम करेगा पीतरस। तो पीतरस का पहला काम है कि अमाशय से आने वाले भोजन के अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिसे छोटी आंत में एंजाइम जो है सक्रिय रूप से काम कर पाते हैं। तो पीतरस आंतों के पाचक, यही लिखा हुआ कि अम्लीयता को समाप्त कर देता है, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, तो अनुकूल वातावरण तैयार करता है। यानी पीतरस भोजन के पाचन के लिए छोटी आंत में अनुकूल वातावरण तैयार कर देता है। अनुकूल वातावरण क्या है, भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरा काम करता है पीतरस, वसा का पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण का मतलब कि वसा के बड़े कणों को या गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देता है, क्योंकि छोटी आंत से मुख गुहा से भोजन छोटी आंत में आते आते जो वसा है वो बड़े आकार का हो जाता है। इतने बड़े आकार का हो जाता है कि उस पर जो वसा का पाचन करने वाले एंजाइम है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज, ये लाइपेज एंजाइम कार्य ही नहीं कर पाता, वसा का पाचन ही नहीं कर पाता, क्योंकि आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो पीतरस है, बाइल जूस, वह वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ देता है, तो फिर जो लाइपेज एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। यानी पीतरस वसा का पाइसीकरण कर देता है। पाइसीकरण का मतलब बड़े वसा गोलिकाओं को छोटे वसा गोलिकाओं में तोड़ देता है। ध्यान रहे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पीतरस वसा का पाचन करता है, हम ए लाइन नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं कि पीतरस वसा का पाचन करता है। नहीं नहीं नहीं, वसा का पाइसीकरण करता है, क्योंकि पीतरस में पाचन ही क्यों करेगा, सबसे बड़ी बात है कि पीतरस में कोई एंजाइम ही नहीं पाया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही खतरनाक लाइन है, पूरा हॉट लाइन है ये, कि पीतरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। जब पाचक एंजाइम ही नहीं है तो पाचन का सवाल ही नहीं पैदा होता। वसा का पाइसीकरण छोटा गोलिकाओं को बड़े गोलिकाओं को छोटे में तोड़ देता है। कोई
पाचन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, जैसे स्टार्च टूटा तो माल्टोज में बदल गया, यहाँ रूप नहीं बदल रहा है, बस बड़ा है उसको छोटा कर दिया ताकि वो काम कर सके, है ना, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अब पीत रस वसा का पाइसीकरण किया, क्या किया पाइसीकरण का मतलब बड़े वसा गोलिकाओं को छोटे वसा गोलिकाओं में तोड़ दिया। तो जिस तरह से पीत रस वसा का पाइसीकरण करता है, उसी तरह से साबुन गंदगी का पाइसीकरण करता है। जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पर साबुन लगाते हैं, तो साबुन क्या करता है, जो गंदगी के बड़े बड़े कण हैं जो छिद्र में फंसे हुए हैं उसको तोड़ देता है, तोड़ देता है तो वो छोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं तो छिद्र से बाहर निकल जाते हैं। तो पीत रस द्वारा वसा का पाइसीकरण गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होता है ना, ध्यान में रखिएगा, गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण के समान होता है। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझ लीजिए, पीत रस के ब्रैकेट में हमने पीत लवण लिख दिया हूँ, क्यों लिख दिया हूँ उसे समझिए, ये सारे प्रश्न पूछा हुआ इसलिए हम इतना समय लगा के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो 4-5 प्रश्न बन जाएंगे आगे, है ना। देखिए पीत रस कोई पदार्थ, अलग पदार्थ का नाम नहीं है, कोई एक अलग पदार्थ नहीं है पीत रस। पीत रस एक मिश्रण का नाम है। जैसे हम बोले चाय, तो चाय कोई अलग पदार्थ नहीं, कोई अलग वस्तु नहीं है, चाय तो एक मिश्रण का नाम है। दूध, चीनी, चाय पत्ती जब एक साथ मिल जाते हैं तो चाय बन जाता है। जैसे समझे कि चाय क्या है, चाय क्या है, दूध है ना, दूध, चीनी और चाय पत्ती, चाय पत्ती, इधर से लिख दे, इधर से फिर वो वाला पत्ती हो जाएगा ना, हस्बैंड साहब, है ना, पति देव, ये तीनों मिलते हैं तो हम इसी को क्या कह देते हैं, चाय, है ना, गरम गरम, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं कि चाय बहुत मीठी है या कम मीठी है, कुछ भी बोले, तो चाय मीठी है जैसे हम बोले हैं तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि चाय में चीनी ज्यादा है, तो चीनी का कार अंततः चाय का कार कहला जा रहा ना। हम बोलते नहीं है समानता, सीधे बोल देते हैं कि चाय बहुत मीठी है, ये नहीं बोलते कि चाय में चीनी ज्यादा है, बहुत कम, सीधे बोलते कि बहुत मीठी है चाय। हम क्या बोल रहे हैं, वो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि चाय में चीनी ज्यादा है, क्योंकि चाय को मीठा करने का काम चीनी का है, तो चीनी का कार अंततः चाय का कार कहला जाता है। उसी तरह से क्योंकि ये उसी का हिस्सा है ना, उस मिश्रण का भाग है, उसी तरह से पीत रस कोई एक अलग पदार्थ नहीं, वो भी एक मिश्रण है। पीत रस में पाया जाता है पीत लवण, पीत लवण, पीत वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और जल, और जल, इनके मिश्रण को ही हम बोलते हैं पीत रस, इसी को बोला जाता है पीत रस सम्मिलित रूप से, बाइल जूस, बाइल जूस, ये सम्मिलित मिश्रण का नाम है पीत रस। और वसा का पाइसीकरण दरअसल कौन करता है, पीत लवण, लेकिन पीत लवण पीत रस का मिश्रण में का हिस्सा है, इसलिए पीत लवण का कार अंततः पीत रस का कार कहला जाता है। जैसे चाय बहुत मीठी है, वसा का पाइसीकरण करता है पीत लवण वास्तव में, लेकिन कहा जाता है क्या कि वसा का पाइसीकरण पीत रस करता है ना। जब भी प्रश्न एग्जाम में रहता है तो सामान्यतः प्रश्न में विकल्प में पीत रस इधर, जैसे वसा का पाइसीकरण कौन करता है, विकल्प में रहेगा पीत रस, लेकिन कभी कभी पीत रस न देकर पीत लवण भी दे देते हैं, अभी वो प्रश्न आएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पीत रस लिख दे विकल्प में या पीत लवण लिख दे तो आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं, तो प्रश्न क्या था वो देख लेना। प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सा अंग पीत रस बाइल जूस स्रावित करता है, तो यकृत, है ना। यकृत के बारे में 2-4 पॉइंट और आप नोट करना चाहें तो कर ले, जो कि एग्जाम में पूछता है प्रश्न। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा यांत्रिक अंग है, जैसे हमारे शरीर में अंग जो है बाहर भी है, कुछ अंग अंदर भी है, जैसे त्वचा है, आंख है, जीभ है, नाक है, तो ये सब बाहर के अंग है, तो बाहर वाले अंगों में सबसे बड़ा त्वचा होता है। उसी तरह हमारे शरीर में जितने अंग है उसमें, जैसे अभी हमने बहुत सारे अंग बात कर रहे हैं ना, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्न्याशय, तो उनमें सबसे बड़ा है अग्न्याशय, सॉरी उनमें सबसे बड़ा क्या है, यकृत। यकृत सबसे बड़ा यांत्रिक अंग तो है ही,
दूसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न पूछता है वो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ा यांत्रिक अंग भी है। दोनों प्रश्न एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न भी है। और सबसे बड़ा यकृत के बारे में विशेषता ये है कि यकृत मानव शरीर का एकमात्र अंग है, एकमात्र, जो पुनः विकसित हो सकता है। जैसे छिपकली का पूंछ कट जाता है तो फिर से बड़ा हो जाता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी है एक यकृत, लीवर कट जाएगा। जैसे मान ले कि किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया, मान लेते सपोज मेरे ही परिवार में किसी का हो गया, अगर हम चाहें कि अपना लीवर उसको दें तो हम दे सकते हैं। अपना लीवर आधा काट देंगे, डॉक्टर काटेगा और मेरा आधा लीवर उसमें लगा देगा। आधा जितना डॉक्टर को अच्छा लगे काटेगा उसमें लगा देगा, तो मेरा जितना कटेगा वो भी अपने आप बढ़ जाएगा, उतना फिर से समूचा हो जाएगा। जिसमें लगा थोड़ा सा भी लगेगा उसमें भी बढ़ के पूरा हो जाएगा। यकृत पुनः विकसित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न। मानव पाचन तंत्र में खाली जगह से पीत रस का स्राव होता है, कौन स्रावित करता है? अभी तो बात की यकृत है ना, यकृत। वही प्रश्न फिर पूछा हुआ। पीत रस से प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में बार बार। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय, बोल रहा है कि अम्लीय आहार को क्षारीय में कौन बदलता है? पीत रस, है ना। पीत रस क्या करता है? भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। पीत रस के जो कार्य बताए ना दो, एक तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है और एक वसा का पाइसीकरण। पीत रस का कार्य क्या है? वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। खाली जगह बड़ी वसा गोलिकाओं को कौन बरकरार, बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में कौन तोड़ता है? पीत रस। उसी को बोलते हैं वसा का पाइसीकरण। देखिए पीत रस दिया ही नहीं, लिखबे नहीं किया है, लेकिन लिखा हुआ है पीत लवण, है ना। ये इसलिए वहां पर दोनों बात हम बता दें कि पीत रस दे रहे हैं विकल्प में या पीत लवण, तो ध्यान में दीजिएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण के समान है? बताया ना कि पीत रस द्वारा वसा का पाइसीकरण गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होता है ना। तो पीत लवण, पीत लवण वसा नहीं, पीत रस न लिखा है तो पीत लवण लिखा हुआ। पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित कर जो किया जाता है, वही जो कार्य है पीत रस साबुन पे पाइसीकरण के समान। पीत के कार्य को खाली जगह कहा जाता है पाइसीकरण। पाचन के दौरान पीत की भूमिका क्या होती है? वसा का अवशोषण या पाइसीकरण? पाइसीकरण, है ना। पाचन नहीं, पाचन नहीं, पाचन तो होता ही नहीं है ना। पीत रस में तो एंजाइम ही नहीं पाया जाता। करें कि पीत रस के कार्य नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो पीत रस के कार्य से संबंधित नहीं है। पहला है तो पीत रस के कार्य दो ही तो हम लोग समझे, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है जिससे जो पाचक एंजाइम है प्रभावी रूप से छोटी आंत में काम करे। दूसरा हमने वसा का पाइसीकरण करता है। तीसरा हम एक पॉइंट समझे कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ना। चलिए यही बात हमने समझे, यही लिखा होगा शायद। यह अग्न्याशय एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। सही है ना। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान ही क्यों करता है? ताकि एंजाइम सक्रिय रूप से काम करे। अग्न्याशय एमाइलेज एंजाइम जो है अग्न्याशय स्रावित करता है, लेकिन ये चल जाता है अंततः छोटी आंत में चल जाता है अग्न्याशय वाहिनी के माध्यम से, है ना। इसमें लिखा हुआ कि इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। अच्छा इसको हम दिखा दे कि आपको, हम ये बोल रहे हैं कि अग्न्याशय एंजाइम जो है चल जाता है छोटी आंत में, है ना। अग्न्याशय रस स्रावित करता है लेकिन वो चल जाता है छोटी है। जैसे पीत रस, यकृत पीत रस स्रावित करता है, वो पित्ताशय में संग्रहित होता है, फिर वो चल जाता है छोटी आंत में। जब इससे भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो पित्ताशय से पित्त निकल के छोटी आंत में आ जाता है। उसी तरह से अग्न्याशय एक रस है, अग्न्याशय है। इमेज पे यहाँ से ही दिखा देते हैं ना। प्रश्न कौन नंबर है? 28। तो हम हैं कहाँ पे ना, फिर आने में दिक्कत ना हो। 28 नंबर पे, 43 नंबर पे हम यहाँ पे समझा देते हैं। यह एक इमेज भी ले सकते हैं लेकिन इसमें भी समझ आ जाएगा आपको, है ना। समझ जाइए, इसमें भी आ जाएगा समझ। ये जो है यही है, क्या है ये जो दिख रही है, यही है अग्न्याशय ये, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत, और यह है यकृत, ये वाला जो भाग है ये है यकृत। यहाँ से ये जगह गॉल ब्लैडर है पित्ताशय, ठीक है। यहाँ से रस निकल के छोटी आंत में आ जाता है। यहाँ से भी एक नली निकलती है ना, अग्न्याशय, अग्न्याशय रस स्रावित करता है, यहाँ से निकल के ये छोटी आंत में आ जाता है ना। तो
पीत रस भी आ जाता है छोटी आंत में, अग्न्याशय जो स्रावित करता है वो भी आ जाता है हाँ छोटी आंत में, ठीक है। और वहीं पे आके छोटी आंत में भोजन का पाचन करते हैं, ये बात हम कह 43 नंबर पे हम थे, 43 पेज नंबर। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, तो एंजाइम तो होता ही नहीं है पहली बात, प्रोटीन की किसी भी पचाने वाला एंजाइम, तो हमें चुनना था गलत, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। आगे चलते हैं, अब बाकी सब सही होगा, देख लीजिए। यह अग्न्याशय एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, सही है। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी में तोड़ता है, सही है। इनमें से कौन सा वसा का पाइसीकरण में शामिल होता है? तो वसा के पाइसीकरण में तो पीतरस होता है, पीतरस स्रावित होता है कहाँ से? यकृत से। करा कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं अब हम लोग, 2 मिनट बढ़िया से समझा देता हूँ, आगे 2-4 प्रश्न सब हल हो जाएंगे। यहाँ तक तो हम अपनी बात किए थे, है ना। ये अग्न्याशयी रस है, उसमें जो एंजाइम था जो छोटी आंत में पाचन हुआ, अभी बताया था ना कि अग्न्याशयी रस स्रावित करता है, और अग्न्याशयी रस में अग्न्याशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, दूसरा प्रोटीन का और वसा का, है ना। तो वही यहाँ पे है, सब ये माल्टोज में है, तो मतलब 2 ग्लूकोज इसमें जुड़ा हुआ है, डाइपेप्टाइड में 2 एमिनो अम्ल जुड़ा हुआ है, और ये डाइग्लिसराइड यानी 2 वसीय अम्ल, 1 वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल है, ठीक है। इसको अंत में जो ये क्या करता है, ये जो हो गया, छोटी आंत में 3 पाचक रस काम करते हैं। एक तो आ गया पीत रस जो कि यकृत से आता है छोटी आंत में, और एक अग्न्याशय से भी बताएं कि अग्न्याशय रस स्रावित करता है, फिर वो छोटी आंत में आ जाता है 2 रस, और एक रस खुद छोटी आंत स्रावित करता है जिसे हम आंत रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो छोटी आंत में 3 पाचक रस काम करते हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, है ना। तो ये दो, एक तो हो गया पीत रस, तो वसा के भोजन के पाचन हो उसके लिए अनुकूल स्थिति तैयार करता है, और ये सबको तोड़ता है, ये इसमें बदल गया, सब डाई में आ गए, है ना। डाई में आ गया, तो आगे जो काम करता है वो काम करता है आंत रस, इंटेस्टाइनल जूस। तो आंत रस में कई एंजाइम पाया जाता है जो कि छोटी आंत की दीवार से स्रावित होता है, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब एंजाइम छोटी आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत की दीवार से स्रावित। और ये सब जो एंजाइम है, ये अंतिम उत्पाद जो है ये सबको बदल देता है सरल रूप में, ठीक है। अब ये देखिए, माल्टोज को माल्टेज जो है तोड़ेगा, तो ये डाइसैकेराइड है, 2 ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, ये दोनों ग्लूकोज अलग हो जाएंगे, तो माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। और एक क्या है, डाइपेप्टाइड है, यानी 2 एमिनो अम्ल लगा हुआ है, प्रोटीन जो है आके डाई में टूट गया है, तो इसको जो तोड़ेगा डाइपेप्टिडेज तोड़ेगा, एमिनो अम्ल प्लस एमिनो अम्ल में तोड़ देगा, एमिनो अम्ल प्लस एमिनो अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल गया अंततः? ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें अंततः बदल गया? एमिनो अम्ल में। ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है ना, स्टार्च माल्टोज में बदला था, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बदला था डाइपेप्टाइड में, तो अंततः बदल गया एमिनो अम्ल में। और एक है लाइपेज, ये जो है वसा को तोड़ देता है वसीयम प्लस ग्लिसरॉल में। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, और वसा वसीयम और ग्लिसरॉल में। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा वसीयम ग्लिसरॉल में। तो हमारे जो भोजन के मुख्य अवयव हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ही होते हैं, ये तीनों टूट गए। थोड़ा मात्रा में हम जैसे दूध खाएं उसमें लैक्टोज होता है, फल खाते हैं, चीनी खाते हैं, गन्ना के रस पीते हैं तो उसमें सुक्रोज पाए जाते हैं, तो इसको भी तोड़ देता है, छोटी आंत में ये भी टूट जाते हैं। एक छोटी आंत में एक एंजाइम है लैक्टेज, ये लैक्टेज, और एक है सुक्रेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रेज तोड़ जाता है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। यानी इस तरह से छोटी आंत में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अन्य जो भी पोषक तत्व हैं सब टूट जाते हैं। यही बात ने लिखा हुआ कि छोटी आंत में सभी चीज का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी चीज का पाचन हो जाता है, ठीक है। अब प्रश्न क्या था वो देख लीजिए। प्रश्न हमारे पास था कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में। और एमिनो अम्ल में कौन बदलेगा? प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में भंडारित ऊर्जा है। जैसे हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो यकृत जो है इंसुलिन हार्मोन की मदद से अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मांसपेशियों में और यकृत में।
और जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है किसी कारण बस, जैसे कोई व्यक्ति 2-4 दिन खाए ही नहीं, है ना, ऐसे नहीं, लड़ ले किसी से, घर में लड़ लेता है कोई तो खाना ही छोड़ते हैं, है ना, पहले, है ना, या फिर उपवास, है ना, उपवास जो महिला लोग करती हैं, लड़की लोग करती हैं, है ना, तो महिला ही करती हैं, लड़का लोग कहाँ किसके लिए उपवास करता है, लड़की लोग ही करते हैं, है ना, और फिर लड़ते हैं तो ज़्यादा खाना वाना वो नहीं छोड़ते हैं। तो ईश्वर जान रहे थे कि सब करते हैं नौटंकी, तो यकृत को कार सौंप दिए थे। तो यकृत क्या करता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के रखता है। तो जब उपवास करता है कोई व्यक्ति, है ना, या 2-4 दिन नहीं किसी वजह से खाता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो भंडारित रहता है, उसी ग्लूकोज फिर ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। और जब कम कम पड़ जाता है तो यही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में बदल के शरीर जो है उपयोग उसका करता है। तो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में भंडारित ऊर्जा होता है ना। तो आंसर दे दिए हम, क्या दे देंगे, पाचन के बाद किसमें बदलता है, ग्लूकोज में, तो दे दिए। यहाँ से एक लाइट जलता है ना, तो चमकता है मेरा बोर्ड, है ना, तो इसलिए हमको ना ठीक से नहीं देखता है वहाँ पे कोना के पास कि आंसर दिए कि नहीं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, ठीक है। लस्सी का आंतों में पाचित और अवशोषित खाली जगह का परिवहन करता है, लस्सी का बोल रहे हैं, है ना, लस्सी का, लस्सी का एक तरल पदार्थ है जो सफेद रंग का होता है, जैसे शरीर में रक्त है ना, उसी तरह का लस्सी का भी बहते रहता है हमारे शरीर में, बस ये सफेद रंग का होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। तो लसिका के लिए भी अलग, रक्त के साथ नहीं बहता, उसके लिए अलग पाइप है, नली है, जैसे धमनी और सीरा रक्त के बहने के लिए, उसी तरह लसिका के बहने के लिए लसिका वाहिका है। तो लसिका जो है, देखिए, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट किस पे टूटा है, ग्लूकोज में, प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो अम्ल में, वसा टूटता है वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में। तो ये जो है लसिका, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल केशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, जो अंकुर में केशिका है, विलाई बोले थे, छोटी हाथ की दीवार पर उंगली की तरह संरचना पाई जाती है, समझाए थे, उसमें केशिका है तो वो अवशोषित कर लेता है। और ये जो लसिका है ये अवशोषित कर लेता है वसीय अम्ल ग्लिसरॉल को, यानी वसा के पाचन से जो बनता है वसीय अम्ल ग्लिसरॉल, उसी का परिवहन करता है। तरह की भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन को प्रकार को बताइए। तरह कि भोजन जब पच जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो भोजन में जो ऊर्जा निहित रहता है वो रासायनिक ऊर्जा रहती है, ठीक है। तो जब पचता है तो वो रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। देखिए, रासायनिक ऊर्जा ही उष्मा ऊर्जा में नहीं बदलता है, सारे प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा अंततः उष्मीय ऊर्जा में ही बदलते हैं। सभी ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी, सभी ऊर्जा अंततः हीट एनर्जी में बदलता है, या थर्मल एनर्जी का ही उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या है, ये अभी क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, रगड़ते रहे तो क्या होगा, हाथ गर्म हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर गया हीट एनर्जी में, है ना। तो सभी ऊर्जा बदल जाता है अंततः उष्मीय ऊर्जा में। तो भोजन में जो निहित ऊर्जा रहता है वो रासायनिक ऊर्जा रहता है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब जानते हैं ना, रासायनिक ऊर्जा मतलब वह ऊर्जा जो किसी पदार्थ के अणुओं में उनके बंधनों के बीच पाया जाता है, जब वो टूटता है तो वो ऊष्मा में बदल जाता है। इसलिए देखते हैं ना कि भोजन क्या, कोई खाद्य पदार्थ का पैकेट है तो उस पर लिखता है, क्या लिखता है कि इतना किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट है, इतना किलो कैलोरी प्रोटीन है, ऊर्जा लिखा हुआ है, लेकिन किस में लिखा हुआ, उष्मा, कैलोरी तो उष्मा की मान है। लेकिन यहाँ चाहे हम लोग बोलते हैं यह प्रतिदिन काम करने के लिए 2000 किलो कैलोरी चाहिए, ये तो किलो कैलोरी उष्मा का है। ऊर्जा को उष्मा के रूप में व्यक्त करते हैं क्योंकि सभी प्रकार की ऊर्जा जो है अंततः उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकता है और जो भोजन है उसमें निहित ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, व्यक्त किया जाता है कि, और उसको जो है जूल या कैलोरी में मापते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाता है, याद रखिएगा, उष्मीय ऊर्जा यानी उष्मा ऊर्जा में। तो आंसर दे दिए हम ना, रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है पाचन के बाद। अगला प्रश्न है कि मानवों में आहार नल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ यानी जो बच गया पचने के बाद, सब चीज होने के बाद, तो हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकलता है, मल द्वार से, है ना, तो वह हमारे शरीर से मल द्वार से बाहर निकल जाता है। और प्रश्न, अब प्रश्न नहीं है, तो इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, पीडीएफ का लिंक
डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम किसी दूसरे चैप्टर पे प्रीवियस ईयर बात कर लेते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।